हम पढ़ रहे हैं नाभिकीय भौतिकी। इसके अंतर्गत आज हम गामा किरणें क्या होती हैं, गामा किरणों की उत्पत्ति, गामा किरणों का क्षय यानी गामा क्षय, गामा किरणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम, गामा किरणों का प्राश एवं उनकी तीव्रता, इनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए क्या है गामा किरणें, क्या होती हैं गामा किरणें। गामा किरणें उच्च ऊर्जा या उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। गामा किरणें उच्च ऊर्जा या उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, जिनका फोटॉन्स के रूप में, छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स के रूप में संचरण होता है। यानी गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं जो कि फोटॉन्स के रूप में उत्सर्जित होती हैं तथा प्रकाश की चाल से गतिमान होती हैं। तो गामा किरणें उच्च आवृत्ति या उच्च ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, जिनका फोटॉन्स के रूप में उत्सर्जन या संचरण होता है और जिनकी चाल प्रकाश की चाल के तुल्य होती है, जो प्रकाश की चाल से गतिमान होती हैं। गामा किरणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है तथा गामा किरणों का आवेश भी शून्य होता है। गामा किरण ऊर्जा फोटोन है, ऊर्जा के विविक्त कण है, इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है तथा इनका आवेश भी शून्य होता है। अब गामा किरणों के उत्सर्जन की व्याख्या, यानी कैसे गामा किरणों का, किसी नाभिक से गामा किरणों का उत्सर्जन क्यों होता है, गामा किरणों के उत्सर्जन का कारण क्या है, क्यों गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं किसी नाभिक से। देखिए, जब किसी नाभिक से बीटा कणों का या अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, यानी बीटा क्षय या अल्फा क्षय होता है, तो बीटा कण या अल्फा कण के उत्सर्जन के पश्चात जो विघटनज नाभिक बनता है वो उत्तेजित अवस्था में होता है और वो उत्तेजित नाभिक भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के, यानी निश्चित परंतु विभिन्न ऊर्जाओं के गामा किरण उत्सर्जित करता हुआ अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में, यानी मूल अवस्था में लौटता है। यानी जब भी किसी नाभिक से अल्फा कण का या बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो विघटन के पश्चात, यानी उत्सर्जन के पश्चात जो नाभिक बनता है उसको विघटनज नाभिक कहते हैं तथा ये विघटनज नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है। क्योंकि उत्तेजन अवस्था काल 10 की घात -9 सेकंड ही होता है, 10 की घात -8 सेकंड ही होता है। इसके पश्चात ये विभिन्न परंतु निश्चित ऊर्जाओं के गामा किरण फोटोन उत्सर्जित करता हुआ अपनी मूल अवस्था में लौटता है। इस प्रकार जब भी अल्फा कणों का या बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तो उस नाभिक से गामा किरणें भी उत्सर्जित होती हैं। देखिए, जब किसी तत्व के नाभिक से अल्फा कण या बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उत्सर्जन के पश्चात प्राप्त विघटनज नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है तथा यह उत्तेजित नाभिक विभिन्न परंतु निश्चित ऊर्जाओं के गामा किरण फोटोन उत्सर्जित कर अपनी मूल अवस्था में लौटता है। इस प्रकार अल्फा क्षय व बीटा क्षय के साथ गामा किरणें भी उत्सर्जित होती है। यह है गामा किरणों के उत्सर्जन की व्याख्या। गामा क्षय क्या होता है? जब किसी उत्तेजित नाभिक का विघटन गामा किरणों के उत्सर्जन से होता है तो यह प्रक्रिया गामा क्षय कहलाती है। जब किसी उत्तेजित नाभिक का विघटन, यानी कोई उत्तेजित नाभिक अपनी मूल अवस्था में लौटता है तो गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। यानी किसी उत्तेजित नाभिक का विघटन जब गामा किरणों के उत्सर्जन से होता है तो यह प्रक्रिया गामा क्षय कहलाती है। इसको अपन इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, XZA ये मूल नाभिक है जिसको पितृ नाभिक भी कह सकते हैं अपन, और ये उत्तेजित अवस्था में है। ये उत्तेजित नाभिक गामा किरणों का उत्सर्जन करता है और अपनी मूल अवस्था में लौटता है। यानी XZA यानी परमाणु क्रमांक भी वही रहता है, द्रव्यमान संख्या भी वही रहती है,
केवल कोई नाभिक अपनी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में लौटता है, यानी गामाक्षय के पहले जो नाभिक है वो उत्तेजित नाभिक है। ये XZA एक उत्तेजित नाभिक है और ये उत्तेजित नाभिक अपनी मूल अवस्था में लौटता है, यानी उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या वही रहती है। केवल नाभिक अपनी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में लौटता है और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। गामा किरण फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी गामाक्षय में परमाणु क्रमांक Z व द्रव्यमान संख्या A में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल उस तत्व का नाभिक उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आता है। अब इसका अपन उदाहरण समझें। एक कोबाल्ट 60 परमाणु क्रमांक 27 है, द्रव्यमान संख्या 60 है। इससे बीटा क्षय होता है, बीटा कण का उत्सर्जन होता है और एक नाभिक बनता है निकल Ni2860। इसका परमाणु क्रमांक 28 है। जब नेगेटिव बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, द्रव्यमान संख्या वही रहती है। साथ में एक ऊर्जा कण जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं अपन, ये इसका उत्सर्जन होता है। ये जो निकल 60 है, Ni2860, परमाणु क्रमांक इसका 28 है, द्रव्यमान संख्या 60 है। ये उत्तेजित अवस्था में होता है, यानी बीटा क्षय के बाद जो विघटनज नाभिक प्राप्त होता है वह उत्तेजित अवस्था में होता है। यह अपनी उत्तेजित अवस्था से जब मूल अवस्था में लौटता है तो निश्चित परंतु भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के गामा किरण फोटोन उत्सर्जित होते हैं। जैसे निकल से एक गामा किरण फोटोन उत्सर्जित होता है जिसकी ऊर्जा है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अपनी एक उत्तेजित अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था में पहुंच गया। इसका परमाणु क्रमांक भी वही है, द्रव्यमान संख्या भी वही है, केवल ये अपनी एक उत्तेजित अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था में आया है। अब उस उत्तेजित अवस्था से अपनी मूल अवस्था में लौटता है तथा पुनः 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का गामा किरण फोटोन उत्सर्जित होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न परंतु निश्चित ऊर्जाओं के गामा किरण फोटोन उत्सर्जित करता हुआ ये निकल का जो उत्तेजित नाभिक था वो अपनी मूल अवस्था में लौटता है। देखिए यहाँ अपन इस चित्र के द्वारा इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कोबाल्ट 60 एक नाभिक है जिससे बीटा क्षय होता है, बीटा कण का उत्सर्जन होता है, तो बनता है निकल 2860। इसका परमाणु क्रमांक 28, द्रव्यमान संख्या 60। ये जो विघटनज नाभिक है बीटा क्षय के बाद जो प्राप्त हुआ ये उत्तेजित अवस्था में है और ये अपनी एक उत्तेजित अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था में लौटता है और 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक गामा किरण फोटोन उत्सर्जित होता है और ये इस उत्तेजित अवस्था से फिर अपनी मूल अवस्था में लौटता है और फिर एक 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक गामा किरण फोटोन उत्सर्जित करता है। इस प्रकार ये उत्तेजित नाभिक, ये दोनों उत्तेजित अवस्थाएं हैं, ये उत्तेजित नाभिक भिन्न भिन्न परंतु निश्चित ऊर्जाओं के गामा किरण फोटोन उत्सर्जित करता हुआ अपनी मूल अवस्था में लौटता है। इस प्रकार गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। जब भी कोई विघटनज नाभिक बनता है गामा क्षय और बीटा क्षय के बाद तो वो अपनी उत्तेजित अवस्था में होता है। वो अपनी उत्तेजित अवस्था से निश्चित परंतु भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के गामा किरण फोटोन उत्सर्जित करता हुआ मूल अवस्था में लौटता है। इस प्रकार गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। गामा किरणों का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम है वो विविक्त रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। गामा किरणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो गामा किरणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। जिस प्रकार परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन अपनी उत्तेजित अवस्था में होता है और अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में लौटता है तो विभिन्न परंतु निश्चित ऊर्जाओं के विकिरण उत्सर्जित करता है, ठीक उसी प्रकार नाभिक में भी जब कोई नाभिक अपनी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में लौटता है तो विभिन्न परंतु निश्चित ऊर्जाओं के गामा किरण फोटोन उत्सर्जित करता है। तो इसलिए जिस प्रकार परमाणु में नाभिक के परितः विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार नाभिक में भी विभिन्न ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं जिनमें नाभिकीय कण न्यूक्लियॉन विद्यमान रहते हैं। परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में
जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है, जबकि नाभिक के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में नाभिकीय कणों यानी न्यूक्लियोनों की जो ऊर्जा है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। तो इसलिए गामा किरणों का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम है वो विविध रेखीय ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है। अब हम पढ़ेंगे गामा किरणों की प्रास व तीव्रता। गामा किरणों की प्रास व तीव्रता यानी जब गामा किरणें किसी पदार्थ पर गिरती हैं तो पदार्थ द्वारा गामा किरणों का अवशोषण होता है। यानी पदार्थ में जैसे जैसे गामा किरण अग्रसर होंगी, आगे संचरित होंगी, पदार्थ द्वारा गामा किरणों का अवशोषण होता जाएगा। तो कोई भी गामा किरणें पर्याप्त प्रबलता के साथ किसी माध्यम में जितनी दूरी तय कर लेती हैं पर्याप्त प्रबलता के साथ, उस दूरी को उन गामा किरणों की प्रास कहते हैं। यानी पर्याप्त प्रबलता के साथ किसी माध्यम में गामा किरणों के द्वारा तय की गई दूरी यानी नष्ट होने से पहले पहले तय की गई दूरी, पर्याप्त प्रबलता के साथ तय की गई दूरी गामा किरणों की प्रास कहलाती है। तथा गामा किरणों की तीव्रता क्या होती है? तीव्रता किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आपतित गामा किरण फोटॉन्स की संख्या या गामा किरण फोटॉन्स की कुल ऊर्जा गामा किरणों की तीव्रता कहलाती है। जब ये गामा किरणें किसी माध्यम से होकर संचरित होती हैं तो उस माध्यम के अवशोषण के कारण दूरी के साथ गामा किरणों की तीव्रता चरघातांकी रूप से घटती जाती है। यानी जब गामा किरणें किसी पदार्थ से होकर संचरित होती हैं, किसी माध्यम में संचरित होती हैं, तो दूरी के साथ गामा किरणों की तीव्रता चरघातांकी रूप से घटती जाती है, चरघातांकी रूप से कम होती जाती है। इसको अपन इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, I बराबर I0 e की पावर माइनस म्यू इंटू एक्स। यहां I0 दूरी x बराबर 0 पर यानी प्रारंभिक तीव्रता है गामा किरणों की, जबकि I किसी दूरी x पर शेष तीव्रता है, शेष बची तीव्रता है। यानी I0 दूरी x बराबर 0 पर प्रारंभिक तीव्रता है, जबकि I दूरी x पर शेष तीव्रता है। और म्यू उस एक नियतांक है जिसको उस माध्यम का अवशोषण गुणांक कहते हैं। यहां I0 गामा किरणों की प्रारंभिक तीव्रता है, दूरी x बराबर 0 पर तीव्रता है, जबकि I गामा किरणों की किसी दूरी x पर शेष तीव्रता है। और म्यू एक नियतांक है जिसको उस माध्यम का अवशोषण गुणांक कहते हैं। अवशोषण गुणांक को अपन इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यदि म्यू बराबर 1/x रख दिया जाए, म्यू का मान 1/x हो, यहां अपन 1/x रख दें, इस म्यू के स्थान पर 1/x रख दें, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। यानी म्यू का मान e की पावर माइनस म्यू x और म्यू का मान रख दें 1/x, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और e की घात बचेगी -1, जिसको अपन नीचे लाए तो +1 हो जाएगी। यानी I बराबर हो जाएगा I0/e, I बराबर I0/e प्राप्त होगा। इसका मतलब अवशोषण गुणांक उस दूरी का व्युत्क्रम है। अवशोषण गुणांक म्यू का मान आपने 1/x रख दिया तो I का मान I0/e प्राप्त हो गया, I का मान I0/e प्राप्त हो जाता है। यानी अवशोषण गुणांक उस दूरी के व्युत्क्रम मान के बराबर होता है जिस पर गामा किरणों की तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की 1/e गुनी यानी 37%, 1/e गुनी का मतलब 37%, यानी 1/e का मान 0.37 होता है, 1/e का मान 0.37 होता है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं 37% शेष रह जाती है। तो अवशोषण गुणांक उस दूरी के व्युत्क्रम मान के बराबर होता है जिस दूरी पर गामा किरणों की तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की 1/e गुनी शेष रहती है या 37% शेष रहती है। उस दूरी के व्युत्क्रम मान को उस माध्यम का अवशोषण गुणांक कहते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स या प्रति मीटर। अवशोषण गुणांक दूरी के व्युत्क्रम मान के बराबर है और दूरी का मात्रक अपन मीटर प्रयुक्त करते हैं, इसलिए अवशोषण गुणांक का मात्रक होता है
मीटर इनवर्स या प्रति मीटर। तो ये है गामा किरणों की प्रास व तीव्रता। अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय अभिक्रिया। क्या होती है नाभिकीय अभिक्रिया? देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी नाभिक ए पर, कोई नाभिक ए है, किसी नाभिक ए पर किसी परघाती कण ए की टक्कर करवाए जाने पर एक अस्थायी नाभिक सी बनता है, जिसे सलेज नाभिक कहते हैं, तथा ये सलेज नाभिक किसी अन्य कण बी का उत्सर्जन कर नाभिक वाई में परिवर्तित हो जाता है। इसको कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। देखिए, कोई नाभिक ए है, इसको लक्ष्य नाभिक कहते हैं। इस पर किसी कण स्मॉल ए की टक्कर करवाई गई। यहां ये कैपिटल ए है, ये लक्ष्य नाभिक है, इस पर स्मॉल ए कोई परघाती कण जिसको कहते हैं उसकी टक्कर करवाई गई, तो अपने को एक नाभिक प्राप्त होता है अस्थायी सी, जिसको सलयज नाभिक कहते हैं। ये सलयज नाभिक किसी कण बी का उत्सर्जन कर और नाभिक वाई में परिवर्तित हो जाता है। इस नाभिक वाई को उत्पाद नाभिक कहते हैं, उत्सर्जित होने वाले कण को उत्सर्जित उत्पाद कण कहते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। और यहां Q जो है वो है नाभिकीय अभिक्रिया ऊर्जा। यदि Q का मान धनात्मक है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, और Q का मान ऋणात्मक है तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यदि Q का मान धनात्मक प्राप्त होता है, क्योंकि द्रव्यमान का लोस होगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, और कहीं ऊर्जा का लोस होगा तो उसके तुल्य द्रव्यमान की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान और ऊर्जा का कुल भंडार हमेशा संरक्षित रहता है, जिसको अपन द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना होती है। तो द्रव्यमान का लोस होगा तो उसके तुल्य ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, यदि ऊर्जा का लोस होगा तो उसके तुल्य द्रव्यमान की उत्पत्ति हो जाएगी। यानी Q का मान धनात्मक भी हो सकता है और Q का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि Q का मान धनात्मक है तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यदि Q का मान ऋणात्मक है तो इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन समझे तो अपने पास एक नाभिक है N714, इस पर अल्फा कण की टक्कर करवाई गई, तो अल्फा कण इस नाभिक में प्रवेश कर जाता है तथा एक अस्थायी नाभिक बनाता है F718। ये फ्लोरीन का उत्तेजित नाभिक अस्थायी नाभिक है, जो कि प्रोटॉन का उत्सर्जन कर 1H1 हाइड्रोजन का नाभिक, हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का उत्सर्जन कर और ऑक्सीजन के स्थायी समस्थानिक OH17 में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जब बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कण की टक्कर करवाई जाती है तो यह अल्फा कण बेरिलियम नाभिक में प्रवेश कर C613 एक अस्थायी नाभिक बनाते हैं। ये C613 अस्थायी नाभिक है। ये न्यूट्रॉन को उत्सर्जित कर और कार्बन के स्थायी समस्थानिक C612 में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं ये कहलाती हैं नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया के लिए संरक्षण नियम, यानी नाभिकीय अभिक्रियाओं में कौन कौन सी राशियां संरक्षित रहती हैं, कौन कौन से संरक्षण नियमों की अनुपालना होती है। नंबर 1, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। नाभिकीय अभिक्रिया में अभिक्रिया के पहले एवं अभिक्रिया के पश्चात निकाय के द्रव्यमान एवं ऊर्जा का कुल योग संरक्षित रहता है। यदि अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में कमी आती है तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार उसके तुल्य ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। यदि ऊर्जा में कमी आती है तो उसके तुल्य द्रव्यमान की उत्पत्ति हो जाती है। यानी नाभिकीय अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के पहले एवं अभिक्रिया के पश्चात उस निकाय के द्रव्यमान एवं ऊर्जा का कुल योग संरक्षित रहता है, नियत रहता है। यानी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना होती है। इसी प्रकार न्यूक्लियोनों का संरक्षण, नाभिकीय कणों की कुल संख्या, न्यूक्लियोनों की कुल संख्या नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहती है। जैसे N714 नाइट्रोजन 14 पर अल्फा कण की टक्कर करवाई जाती है तो अल्फा कण इस नाभिक में प्रवेश कर और फ्लोरीन के एक अस्थायी नाभिक
F718 को बनाता है। ये अस्थाई है, ये प्रोटॉन को उत्सर्जित कर ऑक्सीजन के स्थायी समस्थानिक OH17 में परिवर्तित हो जाता है। इस नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूक्लियोनों की कुल संख्या, अभिक्रिया के पहले न्यूक्लियोनों की कुल संख्या 14 + 4 18 है, तो अभिक्रिया के पश्चात भी 17 और 1 का योग 18 है। यानी नाभिकीय कणों की कुल संख्या, न्यूक्लियोनों की कुल संख्या नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहती है। न्यूक्लियोनों की कुल संख्या का योग भी नियत रहता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत की भी अनुपालना होती है नाभिकीय अभिक्रियाओं में, यानी अभिक्रिया के पहले कुल आवेश यानी प्रोटॉन्स की कुल संख्या, नाभिक में प्रोटॉन्स की कुल संख्या अभिक्रिया के पहले तथा अभिक्रिया के बाद प्रोटॉन्स की कुल संख्या का योग सदैव नियत रहता है। जैसे इस अभिक्रिया में प्रोटॉन्स की कुल संख्या 7 और 2 14 है, 7 और 2 9 है, तो अभिक्रिया के पश्चात प्रोटॉन्स के परमाणु क्रमांक का योग 8 और 1 का योग 9 है। यानी नाभिकीय अभिक्रियाओं में कुल आवेश भी संरक्षित रहता है। यानी परमाणु क्रमांक का जो योग है, प्रोटॉन्स की संख्या का योग है, अभिक्रिया के पहले यानी क्रियाकारी नाभिकों में प्रोटॉन्स की कुल संख्या और अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद नाभिकों में प्रोटॉन्स की कुल संख्या बराबर रहती है। यानी अभिक्रिया के पहले कुल प्रोटॉन्स की संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है। यानी नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना होती है। इसके बाद रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना भी होती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के पहले क्रियाकारी नाभिकों का कुल रेखीय संवेग और अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद नाभिकों के कुल रेखीय संवेग के बराबर होता है। अभिक्रिया के पहले का कुल रेखीय संवेग और अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पाद नाभिक या उत्पाद कणों के कुल रेखीय संवेग का मान अभिक्रिया के पहले कुल रेखीय संवेग के बराबर होता है। अर्थात नाभिकीय अभिक्रियाओं में रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना होती है। इसी प्रकार नाभिकीय अभिक्रियाओं में कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना भी होती है। अभिक्रिया के पहले क्रियाकारी नाभिक या कणों का कुल कोणीय संवेग और अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद नाभिकों व कणों का कुल कोणीय संवेग बराबर होता है। यानी नाभिकीय अभिक्रियाओं में कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना भी होती है। अब ये ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। जिनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, द्रव्यमान का लॉस होता है और वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और दूसरी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। यानी अपने को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है तथा साथ में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में विखंडित होता है तथा अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। इसको अपन संकेत रूप में इस प्रकार व्यक्त किया है। एक नाभिक XZA, इस पर न्यूट्रॉन की टक्कर करवाई गई तो ये नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट गए, एक Y1 और दूसरा Y2। इसका Y1 का परमाणु क्रमांक Z1 द्रव्यमान संख्या A1, Y2 का परमाणु क्रमांक Z2 द्रव्यमान संख्या A2 और औसतन 2 से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। यानी एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है और साथ में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझे अपन, जैसे यूरेनियम 235 परमाणु क्रमांक 92 द्रव्यमान संख्या 235, इस पर न्यूट्रॉन की टक्कर करवाई गई तो एक सलेज नाभिक बनता है यूरेनियम 236। यह अस्थायी है, ये दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन। यह आवश्यक नहीं है कि ये बेरियम या क्रिप्टॉन में ही टूटे,
ये स्ट्रोंशियम और जिनोन में भी टूट सकता है या अन्य दो हल्के नाभिकों में टूट सकता है। तो अपन यहाँ दो एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें यूरेनियम 236 यानी यूरेनियम 235 नाभिक पर न्यूट्रॉन की टक्कर करवाई गई। तो एक ऐसा ही नाभिक बना यूरेनियम 236 जो लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। पहले एग्जाम्पल में बेरियम और क्रिप्टॉन, बेरियम जिसका परमाणु क्रमांक 56 द्रव्यमान संख्या 141, क्रिप्टॉन जिसका परमाणु क्रमांक 36 द्रव्यमान संख्या 92 और प्लस 3 न्यूट्रॉन और प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रकार जब ये यूरेनियम 236 नाभिक स्ट्रोंशियम और जिनोन में टूटता है, यानी स्ट्रोंशियम जिसका परमाणु क्रमांक 38 है, द्रव्यमान संख्या 95 है, और जिनोन जिसका परमाणु क्रमांक 54, द्रव्यमान संख्या 139 है, इसमें दो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या संरक्षित रहती है, यानी कुल आवेश और कुल द्रव्यमान संख्या है वो संरक्षित रहती है। इसमें अभिक्रिया के पहले परमाणु क्रमांक कुल 92, द्रव्यमान संख्या 236। इसमें देखिए अब एक परमाणु क्रमांक 56, 36 और न्यूट्रॉन के लिए 0, तो इन सब का 56 और 36 का योग 92 होगा। इसी प्रकार द्रव्यमान संख्या का योग करें 141, 92 और 3 न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन की होगी 3, इन सब का योग करें तो 236 आएगी। इसी प्रकार इस अभिक्रिया में परमाणु क्रमांक का योग करें 38 और 54 का योग 92 आएगा, और द्रव्यमान संख्या 95, 139 और 2 न्यूट्रॉन, तो इनकी द्रव्यमान संख्या होगी 2, इन सब का योग करें 236 प्राप्त होगा। यानी कुल आवेश भी संरक्षित रहता है और कुल द्रव्यमान संख्या यानी नाभिकीय कणों की कुल संख्या, न्यूक्लियोनों की कुल संख्या भी संरक्षित रहती है नाभिकीय अभिक्रियाओं में। तो इस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाएं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है और साथ में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, उत्पन्न होती है। इस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाएं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें देखिए यूरेनियम जो आपका तत्व है, इसके प्रकृति में 3 समस्थानिक है। यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं जिनकी प्रकृति में यूरेनियम 234 होता है, यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 238 होता है। यूरेनियम के 3 समस्थानिक हैं जिनकी प्रकृति में जो मात्रा है वो इस अनुपात में होती है। यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। यूरेनियम 234 जो है वो 0.0056 और ये 0.715 और ये 99.28%, यानी तीनों समस्थानिकों की मात्रा इस अनुपात में होती है प्रकृति में। तो एक क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रियाएं हैं, यूरेनियम 238 प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में यूरेनियम 235 का ही उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 238 का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? जबकि प्रकृति में यूरेनियम 238 99.28% पाया जाता है, जबकि यूरेनियम 235 मात्र 0.715% ही पाया जाता है। जबकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 238 का उपयोग नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है कि यूरेनियम 234 प्रकृति में उसकी अति अल्प मात्रा है, यानी 0.0056% ही पाया जाता है, मतलब इसकी मात्रा नगण्य है, इसलिए इसका नाभिकीय विखंडन में उपयोग नहीं होता। यूरेनियम 238 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रकृति में, लेकिन यूरेनियम 238 नाभिकों को विखंडित करने के लिए अति उच्च ऊर्जा 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी अधिक ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है यूरेनियम 238 नाभिकों को विखंडित करने में। जबकि यूरेनियम 235 नाभिक तापीय ऊर्जा यानी 0.075 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के, मतलब तापीय ऊर्जा के जो न्यूट्रॉन हैं उन्हीं से विखंडित हो जाते हैं। सामान्य तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉनों से ही यूरेनियम 235 नाभिकों का विखंडन हो जाता है। इसलिए
नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में यूरेनियम 238 का उपयोग न करके यूरेनियम 235 का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सामान्य तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉनों से विखंडित हो जाते हैं, जबकि यूरेनियम 238 नाभिकों को विखंडित करने के लिए अति उच्च ऊर्जा के 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी अधिक ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होने के कारण इनका उपयोग नाभिकीय विखंडन में नहीं किया जाता, यूरेनियम 235 नाभिकों का ही उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का एक नाभिक जब विखंडित होता है तो इससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब अपन ये समझेंगे कि यदि एक यूरेनियम 235 नाभिक जब विखंडित होता है तो इस विखंडन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए, ये यूरेनियम 235 नाभिक, इस पर न्यूट्रॉन की टक्कर हुई तो सलेज नाभिक बना यूरेनियम 236, जो बेरियम और क्रिप्टॉन में प्लस 3 न्यूट्रॉनों में टूट गया। लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में साथ में 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए। तो इस नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति कितनी हुई। तो द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए पहले क्रियाकारी नाभिक यूरेनियम 235 और एक न्यूट्रॉन, इनके द्रव्यमान में से अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद नाभिक और प्लस 3 न्यूट्रॉन, इन बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, इनके द्रव्यमान को घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगी द्रव्यमान क्षति। देखिए, यूरेनियम का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अभिक्रिया के बाद एक बेरियम बना, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन, तो बेरियम का द्रव्यमान, क्रिप्टॉन का द्रव्यमान और 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, इनको माइनस कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगी द्रव्यमान क्षति। इस नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान में कितनी कमी आ गई। क्रियाकारी नाभिक व क्रियाकारी कण के द्रव्यमान का योग और जो उत्पाद नाभिक और उत्पाद कण है उनके द्रव्यमान का योग कर लेंगे। क्रियाकारी नाभिक व क्रियाकारी कणों के कुल द्रव्यमान में से उत्पाद नाभिक व उत्पाद कणों के कुल द्रव्यमान को घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगी द्रव्यमान क्षति। अब यूरेनियम का द्रव्यमान, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इनका योग कर लिया गया। इधर ये बेरियम का द्रव्यमान, ये क्रिप्टॉन का द्रव्यमान, ये 3 न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान, इनका योग कर लिया गया। इसमें से ये घटाएंगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगी 0.2153 AMU। ये सारे मान एटॉमिक मास यूनिट में रखे गए हैं। तो इतनी द्रव्यमान क्षति होती है जब एक यूरेनियम नाभिक टूटता है, विखंडित होता है, तो इतनी द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो E बराबर डेल्टा M गुणा C²। यदि डेल्टा M किलोग्राम मात्रक में, द्रव्यमान क्षति आपने किलोग्राम मात्रक में कैलकुलेट की है, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार उत्पन्न ऊर्जा E बराबर डेल्टा M इंटू C², जहां C प्रकाश की चाल है। यदि आपने द्रव्यमान क्षति एटॉमिक मास यूनिट AMU मात्रक में कैलकुलेट की है, तो अपन ये जानते हैं कि जब एक AMU द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, कन्वर्ट होता है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात एक AMU द्रव्यमान 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है। तो उत्पन्न ऊर्जा होगी डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि द्रव्यमान क्षति AMU मात्रक में कैलकुलेट की है तो अपन इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। उत्पन्न ऊर्जा का मान होगा डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां डेल्टा M का मान द्रव्यमान क्षति का मान रखकर कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यूरेनियम 235 का एक नाभिक विखंडित होता है तो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यदि 1 ग्राम यूरेनियम विखंडित हो जाए, यूरेनियम 235 विखंडित हो जाए तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो 1 ग्राम यूरेनियम में यूरेनियम नाभिकों की संख्या कितनी होती है। 1 ग्राम यूरेनियम में यूरेनियम नाभिकों की संख्या होती है 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटा 235। क्योंकि मोल अवधारणा के अनुसार द्रव्यमान संख्या जो 235 है, द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्राम में मात्रा ले ली जाए तो यूरेनियम नाभिकों की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है।
यानी 235 ग्राम यूरेनियम ले तो उसमें यूरेनियम नाभिकों की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23 होगी। तो 1 ग्राम में कितनी होगी फिर? 235 ग्राम में कितने यूरेनियम नाभिक होंगे? 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटा 235। तो 1 ग्राम यूरेनियम में यूरेनियम नाभिकों की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटा 235 होगी। और एक नाभिक के विखंडन से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने नाभिकों के विखंडन से कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी? इसको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंटू कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 1 ग्राम यूरेनियम 235 के विखंडित होने से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटा 235। ये तो 1 ग्राम यूरेनियम में यूरेनियम नाभिकों की संख्या है और एक नाभिक के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको इससे गुणा कर देंगे तो उत्पन्न कुल ऊर्जा का मान आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि इसको जूल में कन्वर्ट कर दें तो ये, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो यदि इस पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह लिख सकते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो यदि इसको जूल मात्रक में परिवर्तित कर दें तो इसका मान आता है 8.2 गुणा 10 की घात 10 जूल। और यदि इसको कैलोरी में चेंज करें तो ये मान आता है, क्योंकि एक जो कैलोरी है वो 4.2 जूल या 1 जूल होता है 1/4.2 कैलोरी। तो जूल को यदि कैलोरी में परिवर्तित करें तो ये मान आ जाएगा, यानी इसमें 4.2 का से भाग कर दें या 4.18 एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है उससे डिवाइड कर दें तो ये मान आएगा लगभग 2 गुणा 10 की घात 10 कैलोरी। यानी 1 ग्राम यूरेनियम विखंडित हो जाए तो उत्पन्न ऊर्जा का मान 8.2 गुणा 10 की घात 10 जूल या 2 गुणा 10 की घात 10 कैलोरी प्राप्त होता है। ये ऊर्जा 2 गुणा 10 की घात 5 केजी यानी 2 लाख किलोग्राम पानी का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में पर्याप्त होती है। यानी ये कितनी बड़ी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अपन तुलनात्मक रूप से देखें कि 1 ग्राम यूरेनियम जब विखंडित होता है और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये वास्तव में तुलनात्मक रूप से देखें अपन तो ये ऊर्जा का कितना बड़ा मान है। ये ऊर्जा 2 लाख किलोग्राम पानी का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है। यदि विस्फोटक की दृष्टि से देखें तो ये ऊर्जा 20 टन TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो विस्फोटक पदार्थ है, 20 टन विस्फोटक पदार्थ को विस्फोटित करने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है ये ऊर्जा उसके तुल्य है। तो तुलनात्मक दृष्टि से अपन देखें तो 1 ग्राम यूरेनियम जो है वो विखंडित होता है तो इतनी अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है कि जितनी ऊर्जा 20 टन विस्फोटक पदार्थ TNT को विस्फोटित करने पर उत्पन्न होती है। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया अब पढ़ेंगे अपन। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया अभी पढ़ रहे थे अपन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। देखिए वह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक नाभिक के विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से एक या अधिक अन्य नाभिकों को विखंडित करने में प्रयुक्त हो जावे तथा यह प्रक्रिया तब तक चलती रहे जब तक कि संपूर्ण पदार्थ विखंडित न हो जावे। तो इसको कहते हैं नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। जो अपन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं उस वह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक नाभिक के विखंडन से, एक नाभिक के विखंडन से जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे उन न्यूट्रॉनों में से एक या अधिक न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों को विखंडित करने में प्रयुक्त हो जावे तथा यह प्रक्रिया तब तक चलती रहे जब तक कि संपूर्ण पदार्थ विखंडित न हो जाए। तो इसको कहते हैं अपन नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। यहां प्रतीकात्मक चित्र के रूप में ये अपन दर्शा रहे हैं।
ये एक यूरेनियम 235 का नाभिक है, इस पर किसी न्यूट्रॉन की टक्कर होती है तो ये अस्थायी होकर लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया, और औसतन 2 से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। मान लीजिए इनमें से कोई 2 न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिकों को तोड़ते हैं, और उनसे जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उनमें से कुछ न्यूट्रॉन फिर अन्य यूरेनियम नाभिकों को तोड़ते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहे जब तक कि संपूर्ण पदार्थ विखंडित न हो जाए। तो इस प्रकार की नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं।